हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस फ्रॉम मेकिंग एन अचीवर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि एक फिज़िक्स की ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर अंदर हम डे बाय डे, लेक्चर पर लेक्चर सारा फिज़िक्स का कंप्लीट करने वाले हैं। साइड बाय साइड चलेगी बायोलॉजी की उस सीरीज़ के, जिसमें हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी कि स्टैट्स मतलब स्टैटिक चीज़ें, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज के बारे में, जो स्टैटिक पे है, जो चल नहीं रहा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है कूलम, जिसको हम न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल भी बोलते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होगी किसी एक कंडीशन या स्टेट को हम बोल रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन है, इस चीज़ को हम नेगेटिव चार्ज की बोलते हैं, इस चीज़ को हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्जेस नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, तब वो न्यूट्रल होती है। अब इसके अंदर एक यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। दूसरी यूनिट आती है ESU। तो 1 ESU विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻10 कूलम। अब अगर 1 कूलम का हम देखें तो इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻। ओके, तो अब कुछ फैक्ट्स हैं चार्ज के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कह सकते हैं हम। जो सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस माइनस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये यहाँ पे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और जो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे वो। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पहली प्रॉपर्टी होगी। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट वाइस वर्सा इज पॉसिबल। अब इसी के अंदर ये फर्स्ट लाइन, ये तो हमें सबको पता है कि वाइस वर्सा इज पॉसिबल, बट इसमें फर्स्ट लाइन ये क्या है? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। हम इसमें कहाँ से देख सकते हैं? ये बात कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये बात हम क्वांटा के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो, कि पैकेज ऑफ एनर्जीज, मतलब एक लाइट ट्रैवल करती है तो क्वांटा के फॉर्म में करती है, यानी कि पैकेजेस होते हैं। अब उसके ऊपर क्या होता है? मास नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं? चार्जलेस चीज़ें होती है। उसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, बट इस वजह से न्यूट्रल है क्योंकि उसके पास चार्ज ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहाँ पे हम वो एग्जांपल ले सकते हैं, और ये इवन आपके बोर्ड्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Force between any two charged particle is independent of third charge। कहने का मतलब ये है कि ये -Q है, ये भी -Q है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर -Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। हम एक तीसरे चार्ज को यहाँ पे ले आते हैं, तो इसकी वजह से इन दोनों के रिपल्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10 का रिपल्शन हो रहा था, तो अब भी इस थर्ड के यहाँ पे आ जाने से भी 10 का रिपल्शन ही होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इन दोनों का अट्रैक्शन होने लग जाएगा, इन दोनों का अट्रैक्शन आपस में होने लग जाएगा, बट ये रिपल्शन सेम रहेगा जो यहाँ पे हो रहा था। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक अनलाइक मास, यानी कि जो चार्ज होता है वो रिलेटिविस्टिक नहीं होता कि भाई स्पीड अगर उसकी चेंज करते हैं, दो चार्ज हैं, एक 5 से जा रहा है, एक 10 से जा रहा है, और ऐसा नहीं होगा कि भाई जिससे एक चार्ज की स्पीड बढ़ गई तो वैसे ही उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हम मास में ये चीज़ देखते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर जनरल रिलेटिविटी में बोला गया था आइंस्टाइन ने, जो आप पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लास में भी, कि जो मास होता है वो स्पीड के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मास भी बढ़ता है। इनफाइनाइट स्पीड के ऊपर मास भी इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है जो आपने पहले पढ़ा होगा, वैसे अपने सिलेबस का नहीं, अपना कुछ ज़्यादा खास काम का है नहीं। अब दूसरी है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर, और मतलब नेचुरल नंबर, या फिर एक सिंपल नंबर हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ना,
जैसे ई कोई भी चार्ज है 10 कूलम, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से कि 10 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर ऐसा होगा, एक एग्जैक्ट फिगर 1 2 5 3000 3758, ऐसा कोई एक नंबर होगा जिसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। और ये डेसिमल्स में नहीं होगा, ये एक कंप्लीट नंबर होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलती है। इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स मिलके हमें इतना चार्ज दे रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव में तो यानी कि वहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं, अगर ये नेगेटिव में तो इसका मतलब वहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए गए हैं। और ये n अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसा तो है नहीं कि आधा काट के रख दिया होगा, ऑब्वियसली पूरा ही होगा, इसलिए कहते हैं कि ये एक कंप्लीट नंबर होएगा। एग्जाम्पल था, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, Q इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, ये हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये चार्ज ट्रांसफरेबल है, क्या इस चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सेम चीज़ है कि ट्रांसफ़र तभी तो किया जा सकेगा जब इसका n जो होगा, एक नंबर होगा, वो डेसिमल्स में नहीं होगा। अगर डेसिमल में तो आधा इलेक्ट्रॉन तो हम ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, तो सेम यही आया है। तो यहाँ पे n निकालने के लिए हम जो गिवन है इसको डिवाइड कर देंगे e से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था q इज इक्वल्स टू एन ई। अब q की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻16, n निकालना है, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, बबल क्वेश्चन हम उसको बोलते थे जब मैं पढ़ता था। उसमें क्या था कि एक बबल है, उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज कर दिया हमने सारी तरफ, तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन था। तो रेडियस विल इंक्रीज। अब एक दूसरा अल्टरनेट बना देते हैं हम कि भाई बबल है और उसके बाहर हमने माइनस चार्ज कर दिया। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये रेडियस जो होगी वो बढ़ेगी या घटेगी। तो वो हमेशा बढ़ेगी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों केस के अंदर रेडियस इसकी इंक्रीज होने वाली है। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये बोलता है कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू आएगी KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या चीज़ है, हम ये देखते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलते हैं कि जो फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस को घटना पड़ेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स को घटना पड़ेगा। ये लॉ सिंपली ये बोलता है। अब हम वापस इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि K इंटू Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन विल बी डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, तो अब ये R स्क्वायर क्या है यहाँ पे, तो R स्क्वायर कुछ नहीं है, ये एक डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको हम R बोल रहे हैं, तो उसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे K क्या है, K कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू भी होगी, तो ये जो गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये इसकी वैल्यू है। ये अब इसमें एप्सिलॉन नोट आ रहा है, तो ये क्या है, ये E और नीचे 0 लिखा हुआ है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन जो बोलते हैं ये किस चीज़ का साइन है, क्या चीज़ है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का साइन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन था, परमिटिविटी के ऊपर आया हुआ था, रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर आया हुआ था, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसके क्वेश्चन में से आया हुआ था। अच्छा, तो इसमें एप्सिलॉन नोट की क्या है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने जैसे 11th में पढ़ा था तो उसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये हम 11th में पढ़ के आए थे डायमेंशनल फार्मूलाज, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। और यहाँ पे एप्सिलॉन किसकी वैल्यू में था, ये यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो है इधर K इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने इधर से ये रखी,
तो आगे मैंने जब सोल्व किया तो आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारी साल काम आएगी, जगह जगह पे काम आएगी ये वाली भी, ये दोनों चीज़ें। और इसकी यूनिट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्स दें तो यस इट इज़ 5 स्टार थिंग, दिस इज ऑल्सो 5 स्टार थिंग, 5 स्टार थिंग है ये। और सेम दिस इज 3 स्टार क्वेश्चन एंड इट्स ए 2 स्टार क्वेश्चन। अब हाँ, ये क्वेश्चन था 2019 के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया हुआ था, इस लाइन के ऊपर से, सिर्फ इतनी सी लाइन के ऊपर से क्वेश्चन था रिलेटिव परमिटिविटी का। तो देख लीजिए, इसको बोलते हैं ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों मिलके क्या देते हैं, K देते हैं, जिसको हम ER भी बोल रहे हैं, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सारी टर्म्स बड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे इन चीज़ों से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे पता चलेगा क्या चीज़ होती है। ER रिलेटिवली बात कर रहे हैं कि उसका 5 है, उसका 10 है, तो रिलेटिवली वो 5 से ज़्यादा है उससे, तो वो जो रिलेटिव टर्म जो हम यूज़ करते हैं वही यहाँ पे है, सेम टू सेम। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में करना। अब जैसे मैंने ऊपर शायद बताया नहीं, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ना, ये मैंने पॉइंट लिख रखा था, ये मिस हो गया। इसमें आपको चार्ज यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो फॉर्मूले में क्या रखें क्या नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा सीधा सा फंडा है, क्लियर फंडा रखना है अपना। चलो हम अगले पेज पे चलते हैं। अगर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं हम, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो फोर्स विल बी इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन R² एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी दिस। ये हमें हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ करके लगाना है। अब इसमें मैंने साइन साइड में क्या लिख रखा है कि हमें साइंस का यूज़ नहीं करना। अगर वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन होता है वहीं, तो फिर हम उसको यहाँ पे ऐसे K माइनस Q इंटू R³ ऐसा करके हम उसको लिख रहे होते हैं यहाँ पे। वो आगे देखते हैं कैसे क्या लिखते हैं। लेट्स गो बैक। तो इफ यूजिंग डायरेक्शन डू इट विदाउट साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए थे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, ये जनरली हमें मतलब बताता है कि ना डायरेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट साइंस रखेंगे और इजीली हमारा हो जाएगा। तो ये फोर्स है, फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R³। अब यहाँ पे जैसे ही हमने R³ किया तो ऑब्वियसली कुछ तो होना चाहिए इसको काटने के लिए, तो ये यहाँ पे R वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में था इसलिए वेक्टर लगाना ज़रूरी था, और वेक्टर लग गया, इस वजह से हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो नीचे R³ हो गया था। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं K Q1 Q2 R²। अब R² है तो ये एक, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इस वजह से नीचे R² ही रह जाता है। ये जस्ट क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई हमने यहाँ पे ये तो कर दिया, R³ कर दिया, क्या ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा? तो हाँ जी, क्योंकि कूलम्स लॉ है और कूलम्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो ये भी करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, इसको भी करना चाहिए, और ये करता भी है, ये भी करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये तो करता ही है। बट कोई कन्फ्यूजन कई बार यहाँ पे हो जाती है, जब आप लास्ट में क्वेश्चन बैंक्स या सीरीज़ कर रहे होते हो, टेस्ट सीरीज़, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आता है और उस दिमाग से निकल जाता है, मिस हो जाता है, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास था, हम डायरेक्टली डायरेक्शन वाला ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वाला यूज़ करना,
वेक्टर फॉर्म वाला। तो हम कह रहे हैं कि 3 कूलम के ऊपर फोर्स निकालो 2 कूलम की वजह से। तो हम लिखेंगे फोर्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये इसको खींच रहा होगा इस तरफ। तो ये तो हमें पता चल गया कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। फोर्स है अट्रैक्टिव। अब वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹ जो हमने के की रखी थी, इंटू में 3 इंटू 2, ये जो चार्जेस की वैल्यू गिवन है, और 4 मीटर है तो 16, 4 इंटू 4 इज 16। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये एक, हम इसको इमेजिनरी ट्राइंगल मान लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स के ऊपर रखी हुई है, तो फोर्स ऑन दिस वन बता दूं कोई भी एक के ऊपर। तो अब हम पहले डायरेक्शंस लगा के देख लेते हैं कि भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये इसको रिपल्शन दे रहा है, तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपल्शन दे रहा होगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग गया। अब ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अब अगर देखते हैं, एक एफ है, दूसरा एफ है, यानी पहले एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 इंटू 10⁹ इंटू में क्यू स्क्वेयर अपॉन दिस डिस्टेंस इज एल अपॉन एल स्क्वेयर। इसको भी हम के ही रख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एक फोर्स की वैल्यू ये आ गई, यानी इतना फोर्स इधर लग रहा है, इतना फोर्स इधर लग रहा है। अब ये 60 डिग्री पे, तो हमने जैसा कि वेक्टर्स में पहले पढ़ा था, √3f हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे वो वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 डिग्री। तो इसको यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर अपॉन 2 √3f, तो हमारे पास आंसर भी यही आएगा, जिसको हम और खोल के लिख सकते हैं, √3k स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या आता है एक टाइप के अंदर कि भाई ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा एक, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब है कि इस क्यू के ऊपर चार्ज फोर्स निकालो। तो इस क्यू के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, अगर हम देखें तो एक फोर्स तो लग रहा है ऊपर वाले की वजह से, इस क्यू की वजह से एक फोर्स तो ये लग रहा है, एक फोर्स इस क्यू की वजह से लग रहा है, तो उसको हम ऐसे शो कर देंगे, और एक फोर्स इसकी वजह से लग रहा है, तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। तो ये f है, ये भी f है, बट ये f2 हो जाएगा क्योंकि इनका डिस्टेंस अलग है। ये डिस्टेंस गिवन है l, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर हम इस डायगोनल वाले डिस्टेंस को निकालें तो ये हम निकालना पड़ेगा, ये l/√2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू आई k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और f2 की वैल्यू आई k क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 90 डिग्री है f और f के बीच में, इसको लिखेंगे हम √2f प्लस f2 तो था ही हमारे पास, प्लस f2 विल बी इक्वल टू f नेट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √2f प्लस f विल बी k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 1/2 इंटू दिस थिंग इज l f, और हम इसको बाहर कॉमन आउट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बाहर f लिख सकते हैं डायरेक्टली। आपका ये आंसर होगा, दिस विल बी इन न्यूटन। अब एक
रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन आता है कि ऐसे एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके सेंटर के ऊपर फोर्स कितना होगा। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते थे कि इस क्वाड्रिलेटरल के सेंटर के ऊपर फोर्स कितना होगा। तो इसके सेंटर के ऊपर फोर्स होगा 0, क्योंकि इतना ही ये इसको रिपेल कर रहा है, इतना ही। अगर अब इसके ऊपर निकालेंगे कैसे, जैसा ब्लू कलर, मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q0, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं कि उस जगह पे फोर्स निकालने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा चार्ज हमने रख दिया, जिससे इनको ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। तो ये इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर इस तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर एक इस तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर एक इस तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 है। अब हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक हेक्सागन दिया होगा या कोई पॉलीगन दिया होगा रेगुलर, यानी कि सारी साइड्स इसकी L हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई सेंटर के ऊपर बताओ फोर्स कितना होगा। तो सेम चीज़ है, ये इधर लगा रहा 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 है, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, नेट हो गया 0। अब मैं कहता हूँ कि भाई एक को हटा दो, तो अब मेरे पास क्या चीज़ बन गई, ये देखते हैं, इधर देखो, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे Q Q Q Q Q और यहाँ पे है ही नहीं। तो यानी कि अब इसके सेंटर पे क्या बनने वाला है, अब इसके सेंटर पे एक चीज़ चली गई, गायब हो गई है। तो सेंटर के ऊपर इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स ऊपर, ये तो कैंसिल आउट हो गए। इस वाले का फोर्स इस तरफ, इस वाले का फोर्स इस तरफ, ये भी कैंसिल आउट हो गए। बट इस वाले का फोर्स इधर और इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब F फोर्स नेट हो गया, F फोर्स। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो चार्ज हटाया जाता है एक रेगुलर में, जहाँ पे अगर वो होता तो 0 होता सेंटर के ऊपर, तो जितना चार्ज हटाया है उतना ही फोर्स वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ये सारे 2Q होते तो 2Q की वजह से जो चार्ज था वहाँ पे वो डेवलप हो जाएगा, जो हटाया है उसकी वजह से। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि मैंने Q हटाया था, यहाँ से ये Q हटाया था, तो मैं यहाँ पे एक -Q रख देता हूँ। तो अब सिंपली है कि मैंने जब Q हटाया था तो F चार्ज आ गया इस डायरेक्शन में। अब मैंने एक चीज़ और रख दी है जो F चार्ज और बना रही है सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स आ जाएगा 2F। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक हमारे पास दिया हुआ है 2 कूलम, एक हमारे पास दिया हुआ है 3 कूलम, और अब ये कह रहा है हाउ मच चार्ज मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर फॉर मैक्सिमाइजिंग द फोर्स बिटवीन देम। फॉर मैक्सिमाइजिंग द फोर्स। ओके, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब फिलहाल इन दोनों के बीच में फोर्स है 9 × 10⁹ इंटू में 2 × 3/5 का स्क्वायर। इतना फोर्स इनके पास फिलहाल है। 3 × 6 54/25 × 10⁹ तो हम इसको 2.1 समथिंग बोल सकते हैं। ओके, तो अब कह रहा है कि इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी इसको भी बढ़ाना है। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ निकाल के इसमें भेज देंगे। अब हमें क्या पता चलेगा कि कितना निकालना है, क्या निकालना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 + 3/2, यानी कि इसका एवरेज चार्ज निकालना है, दिस विल बी 2.5। तो यानी कि दोनों चार्ज 2.5 हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2.5 को में से 2 माइनस कर दो और 2.5 में से 3 माइनस कर दो, तो हमारे पास आएगा
इधर बचा 0.5, इधर बचा -0.5, यानी कि 3 में से तो 0.5 निकाल दो और 2 के अंदर 0.5 ऐड कर दो तो चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम। सिंपल बात यह है कि मीन निकाल के जो आंसर आएगा उतना उतना चार्ज वहाँ पे होना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। मेन बात तो ये है। दो स्फीयर्स, अच्छा एक लास्ट थिंग है आज के लेक्चर की, इम्पोर्टेंट टर्म है और ये हर जगह पे काम आएगी। इट्स लाइक 5 स्टार थिंग। ओके, तो दो स्फीयर्स हैं, उनको मैंने टच करा दिया, ये टच है, उनको मैंने टच करा दिया तो उनका जो पोटेंशियल है सरफेस का वो इक्वल हो जाता है। पोटेंशियल क्या चीज़ है वो आगे पढ़ेंगे, बट ये यहाँ पे जस्ट एक अगले लेक्चर की शुरुआत करने के लिए एक ये इम्पोर्टेंट बात थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आगे अपना चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और भी बेहतर तरीक़ों के साथ।